नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में कुछ मूलभूत बातों को हमने बताया था कि काउंसिल जो पहले सिर्फ ऑफलाइन में था और वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब हम लोग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू करना पड़ा। अभी समस्या बहुत गंभीर है, पूरे देश की समस्या गंभीर है। कोरोना संकट से हमारा देश जूझ रहा है। रोज़ नई नई खबरें आती है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी जल्दी आने वाला है। पता नहीं थर्ड वेव कब आएगा, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगा कि जो भी सरकार की ओर से, विशेषज्ञों की ओर से गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, उसका हम सब पालन करें। निश्चित रूप से धीरे धीरे हम लोग इस पर विजय पाएंगे। देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग तरह की बातों को बताते हैं कि ये काम कर लो कोरोना नहीं होगा, ये काम कर लो कोरोना नहीं होगा, तो उनकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। जो विशेषज्ञ बताते हैं उन सबों को देखें, जो सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है उसको पालन करें, और अगर कोई समस्या हो तो सीधे हम डॉक्टर से मिलें। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी है, 2-3 चीज़ हमेशा कहा जाता है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, ठीक है, दूरी मेंटेन करें। ये सारी चीज़ जब हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे हम इससे बाहर निकल आएंगे। तो अब सवाल है कि घर में रहेंगे तो पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, तो पढ़ाई कैसे होगी? कोचिंग नहीं खुली है, कोचिंग नहीं आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कहा कि जब तक हम घर में हैं तब तक कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे आपके नज़दीक तक हम लोग पहुंच सकें, और उसके लिए यही एक ज़रिया है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंच पाएंगे। तो कल कुछ हमने मूलभूत बातों को बताया था। आज अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले चर्चा इस पर करेंगे कि सिविल सर्विसेज, जिसके लिए द काउंसिल एक समर्पित संस्थान है। आपको पता है कि सिविल सेवा के लिए यह 2003 से एक समर्पित संस्थान है। तो सिविल सेवा प्रश्न टॉपिक पे आने से पहले, हम कोई टॉपिक पढ़ाएं उसके पहले हम कुछ बेसिक बातों को बताना चाहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ऐसे हैं जो अभी शुरू कर चुके हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ समय से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तैयारी का काम कर रहे हैं। आज जो बातों को हम बता रहे हैं वह समान रूप से सबके लिए उपयोगी है। समान रूप से हम इसलिए कह रहे हैं, आप कहेंगे कि कुछ जो तैयारी शुरू नहीं किए हैं, हम तो तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो समान रूप से इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो तैयारी तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए यह उनको पता ही नहीं है। इसीलिए हमने आज का टॉपिक जो चुना है वह है कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें। अब आप देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमने कहा, एक बात हमने कही अभी थोड़ी देर पहले कि समान रूप से सभी के लिए उपयोगी होगा। समान रूप से कहने का मतलब ये है कि कुछ जो तैयारी शुरू कर चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें उसमें शामिल है कि जो वो अपने आदत में नहीं डाले हैं। जहाँ तक वो समझ नहीं पा रहे हैं वहाँ तक समझने की उनको ज़रूरत है। और जिन्होंने तैयारी की शुरुआत नहीं की है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनको पता होना चाहिए कि कैसे हम तैयारी की शुरुआत करें। तो आइए
हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले कोई भी जब काम आप शुरू करते हैं तो सबसे पहला होता है कि अपना एक गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाना होता है और उस लक्ष्य की तैयारी करने के लिए हम आगे अपना काम करते हैं। तो हमने अपना लक्ष्य बना लिया है, बच्चों ने अपना लक्ष्य बना लिया है कि हमें आईएएस और पीसीएस बनना है। अब आईएएस और पीसीएस बनना है तो उसके लिए करना क्या है, किन किन चीज़ों को हमें करना है। तो सबसे पहला काम तो आपने किया कि अपना लक्ष्य बना लिया कि आईएएस बनना है। अब उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अब आपको करना क्या है, इसी चीज़ को हम आगे बताते हैं। तो अब आप देखिए कि लक्ष्य जो आपने बनाया है, तो आपसे कोई पूछेगा कि ये लक्ष्य क्यों बनाया आपने, इसके पीछे क्या आपका तर्क होगा, क्या आप बताएंगे। तो सामान्य सी बात है कि सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य हमने इसलिए बनाया कि यह एक ऐसी सेवा है जिसमें तमाम चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। दूसरी बात कि समाज को नज़दीक से समझने का अवसर मिलता है और समाज के लिए कुछ करने का भी हमें अवसर मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके हमने सिविल सेवा के क्षेत्र को चुना है और उसके लिए अब जब आपने चुन लिया इसको, तो अब इसको कैसे अब वहाँ तक आप पहुँचेंगे। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इसमें लगे हुए हैं, लाखों की संख्या में बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन सीट तो सीमित ही है ना, सीट सीमित है और कम लोगों का चयन होता है। कम लोगों का चयन होता है, अधिकांश लोग इससे वंचित रह जाते हैं। तो अब ये देखना है कि चयन किसका होता है। कम लोगों का चयन होता है, अब उसमें आपको अपने आप को शामिल करना है। जो चयन होने वाले बच्चे हैं उस ग्रुप में आपको शामिल करना है। तो ये देखना कि जो सिविल सेवा में सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन कैसा हो, किसका होता है। तो सिलेक्शन किसका होता है, इसी के लिए आज की क्लास को समझना ज़रूरी है। अब बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि सिलेक्शन के लिए हमने कहा कि कई चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि अगर आपने गोल बना लिया है, लक्ष्य बना लिया है, तो अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको अब एकाग्रचित होना है, एकाग्रचित होना है, कंसंट्रेट होना है कि हर हालत में हमें सिविल सेवा में जाना है। अब कुछ बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से हैं और कुछ लोग जो शहर में भी रहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उन बच्चों के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमने गोल तो बना लिया लेकिन एकाग्रचित कैसे हों। हमारे पास संसाधन की कमी है, पैसे की कमी है और हम वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके इरादे बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं, आपने यह ठान लिया है कि हमें सिविल सेवा में जाना है या किसी भी फील्ड में किसी भी व्यक्ति को जाना है, जब वह दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है तो संसाधन आड़े नहीं आता है। आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं। तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। बहुत ही सामान्य परिवार, गरीब परिवार में जन्म लिए थे। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमेशा बच्चे जब मिलते हैं मुझसे कहते हैं सर बहुत परेशानी है, परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पे रह के पढ़ पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, और लग रहा है कि जो हमने लक्ष्य बनाया था अब उस लक्ष्य की प्राप्ति मुझे नहीं हो पाएगी। मैं उन्हीं बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि अब्राहम लिंकन एक सामान्य परिवार का व्यक्ति था, बच्चा था। बचपन में ही माता की डेथ हो गई थी, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और अब्राहम लिंकन एक अच्छा
वकील, आप कह सकते हैं कि न्याय के क्षेत्र में जाना चाहते थे, अच्छा वकील बनना चाहते थे, लेकिन संसाधन नहीं था। उन्होंने यह सुना था, बचपन में सुना था कि नदी के उस पार, जहाँ पर उनका गांव था, उस गांव में कहीं पे कि नदी के उस पार कोई जज साहब का घर है, जज साहब रहते हैं। एक दिन अब्राहम लिंकन क्या किए कि खुद ही नाव को चला करके और नाव से वह उस पार उनके घर जाने का प्रयास किए। बीच में जो नदी में बाधा भी उत्पन्न हुई, बर्फ़ का एक शिला टुकड़ा बहुत ऐसा पड़ा था जिसमें नाव टकरा करके और क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद किसी तरीके से वो तैर करके जैसे भी वो नदी को पार कर ली, इसलिए कि इरादे बुलंद थे। लिंकन के दिमाग में ये बात थी कि मुझे अब न्याय के क्षेत्र में मतलब अच्छा वकील बनना है। अब वकील बनना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो पैसे नहीं थे कि किताब खरीद के पढ़ पाएँ। तो वो जज साहब के यहाँ गए। जज साहब के उनको ये पता था कि इनके यहाँ आजकल काम उम करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, काम उम करने वाला कोई नहीं है, इनके यहाँ कोई अभी आने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसे जज साहब हैं जो उनके काम करने वाले सब छुट्टी पे थे। तो अब्राहम लिंकन जज साहब से मिले। उन्होंने, जज साहब ने पूछा कि भाई आने का प्रयोजन क्या है? बोले कि साहब मैं आपके सारे काम कर दूँगा, जितने भी काम हैं सब, यहाँ पर घर का काम मैं कर दूँगा, मुझे सिर्फ एक सहायता आपसे चाहिए। बोले क्या है बताइए? बोले कि आपके पास जो बुक्स हैं वो मुझे आप प्रोवाइड करा दीजिए, आप दे दीजिए ताकि मैं कुछ पढ़ लूँ उसको। जज साहब बड़े उस बच्चे के जज्बात को देख कर के खुश हुए और वहाँ पर रह कर के अब्राहम लिंकन उनके यहाँ पढ़ कर के और जुडिशरी के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, चले गए। वहाँ पर रह के पढ़ाई की और चले गए। चूँकि हौसले बुलंद थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संसाधन आड़े नहीं आता है। अगर आपने हौसला आपने बना लिया है गोल को, तो हौसला भी बुलंद रखिएगी। चाहे जो भी परिस्थिति आए हम उसका सामना करेंगे और निश्चित रूप से हमने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और उसके बाद आप देखिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। तो अब्राहम लिंकन के एक उदाहरण को आप ध्यान में रखना है कि एक सामान्य सा गरीब सा व्यक्ति, बच्चा जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, क्या संसाधन उसके पास भी तो नहीं था, तो संसाधन आड़े आया। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जिनके दिमाग में ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब परिवार से हैं, तो कैसे होगा, तो उनको ध्यान रखना है कि अगर आपके इरादे बुलंद हैं तो समस्या का समाधान, सभी समस्या का समाधान निकलता है, कोई ना कोई उसका हल निकल जाएगा। आप उसके लिए परेशान मत हों। बस आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तरीके से हमें अपने गोल को पाना है। तो पहली बात तो ये है कि आपने जो गोल बनाया है कि सिविल सेवा हमें जाना है, तो उसकी प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा कि आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल बना रहे कि हमको बस एक चीज़ देख लिया। जिस तरीके से अर्जुन ने मछली की आँख को देखा था, उसी तरीके से सिर्फ आपको अपने गोल को देखना है, सामने सिविल सेवा। कहने का मतलब ये भी होता है कि लक्ष्य वो बनाइए जिसके विषय में सोचे और रात में सोने जाएं तो वो जो सोच है वो आपको सोने न दे। इस प्रकार का लक्ष्य होना चाहिए। हमेशा दिमाग में सोते बैठते उठते कि सिविल सेवक बनना है, सिविल सेवा में जाना है, सिविल से डीएम बनना है, एसपी बनना है। जब दिमाग में ये बातें रहेंगी तो निश्चित रूप से आप उसको प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि इसको प्राप्ति के लिए एकाग्रचित होना बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेट होइए और ध्यान में रखना है कि संसाधन आड़े कभी ना आया है ना आएगा। इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं, उस एग्जाम्पल्स में नहीं जाना है। तो अब देखिए कि तैयारी कैसे करें, इस पर हम बात करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले नंबर एक पे हम आते हैं कि सबसे पहले सिविल सेवा में जाने के लिए जो इसकी परीक्षा होती है उसके हम पाठ्यक्रम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिलेबस, ठीक है, सिलेबस को सबसे पहले देखें। बच्चे क्या करते हैं कि गोल तो अपना बना लिया, सोचा तो, और 1 साल तैयारी भी कर लिए
और सिलेबस भी नहीं देखे। आमतौर पर देखते हैं हम लोग, क्लास ले लेते हैं, बच्चों से पूछते हैं, उनको पता चला 5-4 महीना 3 महीना क्लास कर लिया, उनको पता ही नहीं होता है कि प्री में हमें क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए और सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से आप उसका अध्ययन कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब ये नहीं ध्यान में रखें केवल ले आए और ऊपर ऊपर देख लें, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, ठीक है, दोनों को अलग अलग तरीके से, ठीक है। एक प्री के लिए देखिए और दूसरा मेंस के लिए देखिए, दोनों के लिए सिलेबस देखना है हमें कि प्री और मेंस में क्या क्या है, दोनों का हमें सिलेबस देखना है। उसके बाद सिलेबस जब आप देख लेते हैं, आपके टेबल पे सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए। तैयारी के सिलसिले में सबसे पहली बात जो होती है कि अब हम सिलेबस ले आए हैं तो कैसे पढ़ाई की शुरुआत करें, ठीक है। तो पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं सिलेबस के बाद कि अब आप जो है एनसीईआरटी की बुक्स को लें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स को लें। ये एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 to 12 तक की पढ़नी है। 6 to 12 इसलिए बोले कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने राज्य के बोर्ड से पढ़े, जैसे यूपी के बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ेंगे, बिहार के बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ेंगे, एमपी के बच्चे एमपी बोर्ड से पढ़ेंगे, वहाँ से पढ़ते हैं। तो वो जो पढ़ाई करते हैं उसमें एनसीईआरटी की बुक्स नहीं होती है। जो लोग भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ करके आते हैं वो एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। तो जो लोग भी पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़े, हिंदी माध्यम की में तैयारी की, एनसीईआरटी नहीं पढ़े, उनके लिए ज़रूरी है कि क्लास 6 से, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ले। एनसीईआरटी किसकी? तो एनसीईआरटी जो 5 कोर सब्जेक्ट है, जिसको कि आपको समझना है कि जीएस का मूलाधार वो 5 कोर सब्जेक्ट है। वो 5 कोर सब्जेक्ट है जीएस का जो मूलाधार है, ठीक है। जीएस का मूलाधार, ठीक है। वो है नंबर 1। हम जीएस के मूलाधार में बात करते हैं तो नंबर 1 की बात करें, हिस्ट्री, नंबर 2 ज्योग्राफी, नंबर 3 पॉलिटी, नंबर 4 इकोनॉमी और नंबर 5 साइंस। ये जीएस का जो मूल आधार है, 5 सब्जेक्ट है, ये इस पर आपको मास्टरी करनी है। तो हमने कहा कि एनसीईआरटी की जो बुक्स लेंगे, इन्हीं 5 चीज़ों के एनसीईआरटी का बुक्स लेना है जो क्लास 6 to 12 तक का होगा। अब इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड के पढ़े होते हैं, उनको लगता है कि हमने अपनी स्कूलिंग अच्छे से की है। तो जिनकी स्कूलिंग अच्छे से हुई हो, जिनको लगता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारा 6 to 12 तक का एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए सजेशन ये रहेगा कि वो कम से कम क्लास 10 to 12, 10 से 12 तक के एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ें। तो पहला काम तो ये है कि एनसीईआरटी बुक्स को ठीक से पढ़ना है, ठीक है। पहले खरीद लें एनसीईआरटी की बुक्स। तैयारी की शुरुआत जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये करना है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये करना है कि जहाँ पर भी आप जो कमरा है आपकी पढ़ाई का, स्टडी रूम है जिसमें आप बैठ के पढ़ते हैं, उसमें 2 मैप आपको लगानी है, ठीक है। मैप, एक मैप इंडिया का,
और एक मैप वर्ल्ड का। 2 पॉलिटिकल मैप आप लगाइए। मैप इसलिए ज़रूरी बता रहा हूँ कि बहुत से क्वेश्चंस जब तक आपकी मैप पे मास्टरी नहीं होगी तब तक आप ये नहीं समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैप पे मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बताया कि कमरे पे लगा देना है कि आप आते जाते सोते उठते बैठते जागते हमेशा एक बार एक नज़र आप मैप पे डालेंगे। तो मैप पे अगर मास्टरी हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको स्वतः ही आप देखते ही कह देंगे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो मैप आपके लिए ज़रूरी है कि मैप आप अपने कमरे में लगाएं ताकि बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस मैप से हो जाए। चौथी बात जो तैयारी की, हम अभी बात कर रहे हैं तैयारी की शुरुआत की तैयारी शुरू करें तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सिविल सेवा की तैयारी शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, प्रारंभिक चीज़ों की बात करते हैं, उसको आगे लेकर के चलना है। सबसे उसमें पहले हमने सिलेबस पे फोकस किया है, फिर कहा है कि उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक्स लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स किन किन चीज़ों का लेंगे, जो 4 जीएस का कोर सब्जेक्ट है जिस पर मास्टरी आपको करना है, इन चीज़ों पर आप एनसीईआरटी की बुक्स लेंगे। फिर आप अपने कमरे में 2 मैप लगाएंगे, एक इंडिया का एक वर्ल्ड का, जिस मैप पर आपको धीरे धीरे मास्टरी करना है। चौथी बात जो यहाँ पर है कि आपको एक न्यूज़पेपर, नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ने की आदत लगानी है। नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर इसलिए कहे कि उसमें बहुत सारे जो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स का उस पर एनालिटिकल ढंग से लिखा जाता है और उसका विश्लेषण अच्छा होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। द हिंदू बहुत अच्छा सिविल सेवा के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आपको उसमें समय लग रहा हो तो आप कोई भी एक हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर लेकर, नेशनल न्यूज़पेपर नेशनल लेवल का होना चाहिए, उसको लेकर के आप डेली पढ़िए, आदत में शुमार कर लीजिए। इस न्यूज़पेपर के साथ साथ एक न्यूज़पेपर आर्थिक का भी लीजिए कि बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक न्यूज़पेपर लीजिए। 5वीं बात हम कहें कि एक मंथली मैगजीन, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। मार्केट में बहुत सारी मैगजीन है, मुझे किसी मैगजीन का प्रचार नहीं करना है, कि एक मंथली मैगजीन, कि बहुत सारी मैगजीन से उसको लेकर के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जो क्वेश्चन पूछना, हमें यहाँ पर एक चीज़ और ये बतानी थी कि सिलेबस के साथ ही यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक चीज़ कि आपको लास्ट 5 इयर्स का, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स का अनसॉल्व पेपर लेना है। ठीक है, लास्ट 5 इयर्स का अनसॉल्व पेपर केंद्रीय सिविल से, मतलब जो आईएएस बनते हैं बच्चे, केंद्रीय सिविल सेवा की बात करते हैं, उसका भी ले लीजिए, और जिस स्टेट का एग्ज़ाम देना है उसका भी ले लीजिए। तो लास्ट 5 इयर्स का अनसॉल्व पेपर भी आपके टेबल पे होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आप सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस रहेगा, फिर लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपके सामने रखा रहना चाहिए कि आपको पता चले ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पूछने का। तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि करेंट बेस्ड क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो करंट बेस्ड होते हैं, तो उस करंट बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ें। इसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता है, और उसको नोट करते चलें। अपने एक रजिस्टर बना लें, कॉपी बना लें, नोटबुक बना लें, और उसमें डेली के डेली करंट की जो घटनाएं घटित हो रही है उसको आप नोट करके रखें। इसलिए कि आज अगर आप सोचते हैं कि आज हम पढ़ लिए, पढ़ने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा, तो कल आप भूल जाएंगे,
फिर वो घटनाएं आपको याद नहीं रहेगी। तो इसलिए एक नोटबुक बनाएं और डेली की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको आप नोट करते चलिए। तो ये हो गया कि न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगजीन। आपको जो हमने बताया कि लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन देखेंगे, अनसॉल्व पेपर देखेंगे, उसके पहले का देखेंगे, तो आप ये देखिए कि उसमें जो मेंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्री के साथ साथ मेंस का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं, अधिकांश क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं। अब उस एनालिटिकल क्वेश्चन का समाधान कैसे हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस एनालिटिकल क्वेश्चन के समाधान के लिए ज़रूरी है कि आप जो विद्वानों का डिबेट होता है उस डिबेट को सुने, उनके विचारों को सुने, इसलिए कि उनके विचारों में, उनके जो बात करने का ढंग होता है उसमें गहराई होती है। और सिविल सेवा कोई मजाक नहीं है। जब तक आपके विचारों में गहराई नहीं आएगी तब तक सिलेक्शन होना मुश्किल होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप, अगर आप संभव है, संसाधन आपके पास है, तो जो डिबेट होता है ना टीवी पर, उसको आप ज़रूर सुने। निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, निश्चित रूप से लाभकारी होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा कि बहुत आपको लाभ होगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर आपको ये बताया कि तैयारी की जो शुरुआत करें, प्रारंभिक जो स्थिति होती है उसमें करना क्या है। आपको इन चीज़ों को अपने सामने लगाना है, रखना है कि सबसे पहले आपने सिलेबस देखा, उसके बाद गए मार्केट से अनसॉल्व पेपर ले आए और उसके बाद एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स लेकर के पढ़ना शुरू कर दिया। अब देखिए, दूसरी पहली बात तो ये है कि हमने बताया कि 2 चरणों में एग्ज़ाम होता है, उसका अगला चरण तो इंटरव्यू भी है। ठीक है, लेकिन पहले हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की। तो ध्यान में रखना है कि प्री और मेंस, प्री और दूसरा मेंस जो है, इसको हम अलग अलग करके हम नहीं देखेंगे। ठीक है, प्री और मेंस को हम अलग अलग करके नहीं देखेंगे। प्री और मेंस की तैयारी जो होती है वो एक साथ होती है, इसलिए कि अब आप देखिए कि जो सिविल सेवा में क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर सिर्फ फैक्ट पढ़ करके आप नहीं दे सकते हैं कि 1 लाइनर हमने फैक्ट पढ़ लिया। मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी जो ऐसे बुक्स अवेलेबल है, मैगजीन अवेलेबल है, जिसमें 1 लाइनर लिखा हुआ है। तो उससे आप जो है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा उसका समाधान आपका नहीं हो सकता, उसका आप आंसर नहीं कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें प्री और मेंस दोनों साथ साथ हो, अर्थात फैक्ट के साथ साथ आपकी तैयारी एनालिटिकल भी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि फैक्ट तो जानना जरूरी है। हमेशा हम बच्चों से बात करते कहते हैं कि जो एनालिसिस होता है किसका होता है, फैक्ट का ही होता है। तो फैक्ट तो आपको जानना जरूरी ही है, लेकिन फैक्ट के साथ साथ उसका क्या एनालिसिस होगा, इस पर आपको ध्यान से समझना चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें, डिबेट वगैरह पर ध्यान दें, ताकि आपकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है उसमें जो है एक गति आ जाए, उसका विकास हो जाए। तो हम ध्यान देना है कि प्री और मेंस को अलग अलग करके हमें नहीं पढ़ना है, दोनों को एक साथ समझना है, ताकि प्री और एक ही बार में प्री और मेंस दोनों आपका निकल जाए। तो हमने अभी आपको बेसिक बात बताया कि तैयारी में किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इतनी चीज़ों को, तो आपकी तैयारी की शुरुआत हुई। तो अब प्रश्न उठता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, ये बात करते रहते हैं कि क्या सर केवल एनसीईआरटी पढ़ने से काम हो जाएगा? तो नहीं, हम ये बात नहीं कहेंगे कि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से काम होगा। ऐसी बात हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी सब एक पढ़ने से क्या होता है कि सब्जेक्ट की एक समझ विकसित हो जाती है, एक आधार दे देता है एनसीईआरटी, और उस आधार पर अब आप जब अच्छे ढंग से अपने अप्रोच को डेवलप कर लिए हैं, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ करके आपने क्या किया है कि अपना अप्रोच डेवलप कर लिया है, तो उस आधार पर जब आप लिखना शुरू करेंगे
तो वाकई उसमें गहराई होगी। तो इसके लिए अब ज़रूरी होता है कि एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ टेक्स्ट बुक को भी पढ़ें। अब टेक्स्ट बुक के लिए हम बहुत सारी मार्केट में टेक्स्ट बुक उपलब्ध है, जिसको आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे देखिए कि हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक जो बिपिन चंद्रा की किताब आती है उसको लेकर के आप पढ़िए, उसको लेकर के पढ़िए, निश्चित रूप से वो लाभकारी है। ठीक है, बिपिन चंद्रा की किताब उसको लीजिए, फ्रीडम स्ट्रगल पे है, उसको लीजिएगा, लाभकारी होगा। चूँकि सिलेबस में पोस्ट इंडिपेंडेंस में मेंस में है, ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी बिपिन चंद्रा ने लिखा है। अगर उनकी दोनों किताब को ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वो बहुत लाभकारी होगा। तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी के साथ साथ विपिन चंद्रा की किताब को लेकर के आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। वैसे जब हम यहाँ पे क्लास में आपको बताएंगे तो सभी चीज़ों में जितना आप अपने बुक से पढ़ेंगे, एक बार देखते रहिए, साथ में ले लीजिए, पढ़ते रहिए, और क्लास को अगर फॉलो कीजिएगा तो आपको लगेगा कि तैयारी बहुत अच्छी हो गई। क्योंकि हम लोग का जो बताने का, पढ़ाने का तरीका होगा, उस सभी किताबों का एक तरह से हम संकलन देंगे। ऐसा थोड़ी कि इतिहास हम लिख देंगे या कोई जो इतिहास पढ़ाने वाले इतिहास वो लिख देंगे, इतिहास लिखते नहीं हैं, बस उन्हीं चीज़ों जो लिखी गई बात है उसी पर एक समझ विकसित कराते हैं। तो 10 जगह भटकने आप न भटके, उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ही कहा जाता है कि आप आइए मेरे साथ जुड़िए और हम सबको एक जगह कंपाइल करके अच्छे तरीके से आपके सामने हम रख देंगे, प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर देंगे। तो हिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है, जो हम बात कर रहे थे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी की शुरुआत करें, तो हम जीएस के मूलाधार में 5 सब्जेक्ट को लिया है, जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री में इन चीज़ों को पढ़ना है। दूसरी बात ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, अच्छी एनसीईआरटी है, उसको आप लेकर के पढ़ लीजिए। अगर आप बुक की बात करेंगे कि बुक की कौन सी बुक पढ़ें, तो मेरी जो समझ है, मैं उस समझ के आधार पर आपको कह सकता हूं कि माजिद हुसैन की एक बुक, अगर संभव हो, आपके पास समय हो, तो माजिद हुसैन की बुक ले लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि अच्छे से एक समझ विकसित होते चली जाएगी। तीसरी बात पॉलिटी की। पॉलिटी में भी एनसीईआरटी उपलब्ध है, बढ़िया है, ठीक है, आप उसको पढ़िए, ठीक है। लेकिन पॉलिटी के लिए जो एक सभी बच्चों जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके कमरे में जाइएगा, एक बुक मिलेगी लक्ष्मीकांत की, ठीक है, आप लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा पॉलिटी में, उसको पढ़िएगा, लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, बच्चे आप जानते होंगे, देखिए पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, आप देखिएगा कि अधिकांश क्वेश्चंस जो होते हैं इकोनॉमी के वो करंट बेस्ड होते हैं। तो करंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ने, उसका कैसे समाधान हो, तो उसके समाधान के लिए हम आपको कहेंगे कि योजना और कुरुक्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि योजना के साथ साथ कुरुक्षेत्र, ये आप निश्चित रूप से अपनी आदत में डाल लीजिए कि योजना और कुरुक्षेत्र को हमको लगातार पढ़ना है। इसके साथ साथ यहाँ पर हर साल भारत सरकार की इकोनॉमी सर्वे की आती है, ठीक है, आप उसको ले लीजिए, उसको पढ़िए। निश्चित रूप से ये सब जब कलेक्शन आपके पास रहेगा तो आपको, जैसे हमने अभी पेपर में भी कहा है कि आर्थिक क्षेत्र का पेपर ले लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो आते हैं क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है कि करंट बेस्ड होता है, और जब तक योजना, कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक सर्वे ये सब नहीं पढ़ेंगे, इससे आपको लाभ नहीं होगा। यद्यपि द काउंसिल के जो कोर्सेस लॉन्च हुए हैं या होंगे, या उसकी जब क्लास करेंगे, तो उसमें इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं कि सबका कलेक्शन इतने अच्छे ढंग से आपको सामने रख देंगे कि आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसे छात्र जो सिर्फ अपने कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, अपनी भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं, और सबको करनी चाहिए, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी संदेश है
कि निश्चित रूप से अपनी आदत में डाल लें कि जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लाभ होगा। साइंस में आप देखिएगा कि साइंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी क्वेश्चंस करंट के ही रहते हैं, अधिकांश क्वेश्चन करंट के मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें भी वही चीज़ है कि आप NCERT को पढ़िए और न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, इन चीज़ों को लेकर के आप साइंस की चीज़ करंट का जो है आप कलेक्शन कर सकते हैं, लाभ होगा। और मार्केट में बहुत सारी जो साइंस पे बुक्स उपलब्ध है उसको देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको लेकर के पढ़ लीजिए। इसमें ज्योग्राफी की जो हम बात कर रहे थे, तो ज्योग्राफी हालांकि वो एक अलग, इन्वायरमेंटल साइंस एक अलग है, लेकिन अक्सर लोग ज्योग्राफी से उसको जोड़ करके देख लेते हैं। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है उसमें देखिएगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है ना, कि पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं लगभग उतने ही या उससे कभी कभी अधिक, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से पूछे जाते हैं। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप ये जान लीजिए कि वो अधिकांश क्वेश्चन जो होते हैं करंट बेस्ड होते हैं। तो आप निश्चित रूप से इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर जो मार्केट में मैगजीन्स उपलब्ध है, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो नई नई चीज़ें आ रही है उनको अलग से आप उसके लिए कलेक्शन करके रखिए ताकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन आप कर सकें। तो ध्यान रखना है कि ये 5 कोर सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ सबसे अच्छी होनी चाहिए। जब तक पकड़ नहीं होगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर चूँकि ये कोर सब्जेक्ट है, अब इसी को आगे इतना आप कर लिए, इसी में हम कहें कि जीएस का मूल आधार 5 है, इसी में एक आप जोड़ लीजिएगा जो प्री में आपके लिए ज़रूरी होगा, वो होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जब 5 चीज़ पर आपकी पकड़ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जब आप मेंस में जाएंगे, मेंस की तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं होती है। प्रीलिम्स और मेंस हमने कहा कि अलग अलग करके नहीं देखना है, एक साथ देखना है। तो जब मेंस में जाएंगे तो इन्हीं 5 चीज़ों को आधार बना करके आप वहाँ पर काम करेंगे। जैसे मेंस के पहले पेपर में आप देख रहे हैं कि उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है और सोसाइटी है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सोसाइटी के आते हैं। तो कहने का मतलब कि अब ये देख लीजिए जो कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री में, उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, आगे हो जाता है कि उसमें आर्ट एंड कल्चर का भी सेक्शन आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सेक्शन आता है मेंस में। तो प्रीलिम्स में भी आप देखिएगा कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है उसमें आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपको बता रहे हैं उसको बहुत ही बारीकी से समझिए कि ये मूल सब्जेक्ट है, ये जीएस का मूल आधार है, बेस है, कि अगर इसको आपने ठीक ढंग से पढ़ा तो प्री और मेंस सभी में समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब आपको जो जीएस के मेंस का फर्स्ट पेपर है उसमें काम आएगा। अब जीएस सेकंड पेपर में देखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है पॉलिटी। तो पॉलिटी, जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस से जिनका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस रहा हो या पीजी पॉलिटिकल साइंस से किए, तो उनके लिए देखिएगा कि वो पॉलिटी के साथ साथ उसमें मतलब इंडियन पॉलिटी में संविधान भी पढ़ते हैं, वो साथ साथ आईआर भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है यहाँ पर पॉलिटी का, तो उस पॉलिटी में आप सेकेंड पेपर मेंस के सेकेंड पेपर में आईआर है, पॉलिटी में पॉलिटी है, आईआर है। तो ये उसमें समाहित है कि जब आप पॉलिटी को ठीक से पढ़ेंगे तो आईआर का तैयारी आपको करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में आईआर तो जानेंगे ना, बगैर आईआर का जो करंट अफेयर्स है तो बेकार है। तो इसलिए आपको हमने कहा कि ये मूल आधार है। तीसरी बात जो है इकोनॉमी है। तो जीएस का जो थर्ड पेपर पूछा जाता है उसमें इकोनॉमी साइंस दोनों हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्री में सिलेबस है उसको इकोनॉमिक्स तो हम कह सकते हैं, इसलिए कि कोर अर्थव्यवस्था से वहाँ पर अर्थशास्त्र है कि कोर अर्थशास्त्र से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। लेकिन मेंस में जो है वो अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था है,
ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पूछा जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि थर्ड पेपर में, जीएस के थर्ड पेपर में इकोनॉमी और साइंस पे मास्टरी करना जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फोर्थ पेपर जो है वो एथिक्स का है, और एथिक्स वो एक दिन की बात नहीं है। एथिक्स के लिए आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, आप भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब आप एथिक्स के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे, चूँकि बातें तो बहुत सी है बताने के लिए, लेकिन उतना समय नहीं है कि जिसमें हम आपको सारी बातों को बताएं, लेकिन फिर भी मूल चीज़ों को बताना यहाँ पर ज़रूरी होता है कि कैसे तैयारी की शुरुआत करें और कैसे आगे बढ़ें। तो ये हमने कहा कि सिलेबस को देखिए, और सिलेबस को लेकर के इन चीज़ों को, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को आप आधार बनाइए जो हमने कहा है। इस पर कौन कौन सी बुक्स हो सकती है इसको हमने कहा, और उसको पढ़ने की आदत डाल लीजिए। आदत में शुमार कर लीजिए, बगैर उसके नहीं हो सकता है, बगैर उसके नहीं हो सकता है। तो अब ध्यान में रखना है कि अब इन चीज़ों को हमने बता दिया। अब देखिए, अब एक बात जो इसके आगे की बात मैं बताने जा रहा हूँ कि यह तो आप डेली अपनी आदत में डाल लिया कि ये पढ़ना है, लेकिन अब इस पढ़ाई को जब आपने पढ़ना शुरू किया तो 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। पहली बात ध्यान में रखना है कि पहली बात क्या करना है इसके लिए, तो पहली बात हमें ये करना है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमें करनी है। होता क्या कि आज डिजिटल युग हो गया है, सबके पास जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्मार्टफोन हैं, लैपटॉप रखे हुए हैं, ठीक है। तो दिन भर वो उसी पर बिजी रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि हमने इसको देख लिया, सुन लिया, इससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसी से समस्या का समाधान हो जाता तो फिर इतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। इतनी जो पढ़ाई की जाती है, इतना 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे देख रहे हैं बैठ करके लोग पढ़ते रहते, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बैठ के सुन लिया हो गया। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, बगैर उसके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे के पास कंटेंट है, समझ तो रहे हैं, लेकिन कैसे उसको लिखा जाए ये पता नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग मतलब ये आम तो हम लोग देखते हैं, पढ़ाते हैं, देखते हैं, ऑफलाइन क्लास में देखते हैं कि बच्चे जान तो रहे हैं, कंटेंट उनके पास है, लेकिन कैसे लिखा जाए यही नहीं पता है। उनको पता ही नहीं कि कैसे लिखें, कहाँ से शुरू करें, भूमिका में क्या होगी, उसके बाद कैसे आंसर को आगे बढ़ाया जाए, कैसे कंक्लूजन किया जाए, ये पता नहीं है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भाई आंसर राइटिंग के लिए जरूरी सबसे पहले राइटिंग, आप लिखना शुरू करो। कुछ भी लिखिए, पहले लिखिए। मैंने कहा जाता है कि फर्स्ट राइटिंग देन आंसर राइटिंग। सबसे पहले तो लिखने की हैबिट डालो कि कैसे बैठ करके रोज़ 4 पेज 5 पेज 6 पेज 8 पेज लिखिए पहले। यही गायब हो गया, यही बच्चे नहीं कर पाते हैं, और तब उसके बाद आंसर राइटिंग कीजिए। इसके लिए हमने आपको बताया था, अभी ध्यान होगा कि हमने कहा था कि क्लास को तो सुनिए ही, इसके साथ साथ एनसीईआरटी बुक्स लीजिए और कुछ टेक्स्ट बुक का भी हमने नाम बताया कि उसको पढ़िए। इसके पीछे लॉजिक है, रीज़न है। क्यों टेक्स्ट बुक कहा पढ़ने के लिए? इसलिए कहा पढ़ने के लिए कि उसमें अच्छे अच्छे शब्द लिखे होते हैं। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना, जब आप डिबेट सुनेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे भाषा पर आपकी पकड़ होगी। ठीक है ना। आंसर राइटिंग क्या होता है कि भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। आंसर राइटिंग में क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। हमने कहा शब्दों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो आपके पास पहले अच्छे अच्छे शब्द होनी चाहिए, भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। ये कैसे होगा? ये होगा पढ़ने से, कि आप आदत में डाल लीजिए कि हमें बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा
पढ़ना है, और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक ना आपकी भाषा पे पकड़ होगी, नहीं आपके पास शब्दों का कलेक्शन होगा। और जब तक शब्दों का कलेक्शन नहीं होगा, भाषा पे पकड़ नहीं होगी, तब तक आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होगी। आप अच्छे से मतलब शब्दों का चयन अच्छा नहीं करेंगे, अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, तो लगेगा कि एक सामान्य सा आंसर है, तो सामान्य सा आंसर में सामान्य सा मार्क्स पे मिलेगा, और सामान्य मार्क्स से कभी सिलेक्शन होने की संभावना नहीं रहती है। तो इसके लिए हमने कहा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है सबसे पहली बात। दूसरी बात कि प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपको पता होगा कि अब आप लिख रहे हैं, मेंस में के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप देखिए कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 साढ़े 7 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। अर्थात क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम का मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। टाइम का मैनेजमेंट, हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात अगर टाइम मैनेजमेंट में करें, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे छूट गए, कि लास्ट में हमें समय नहीं मिला, और पता चला 20 क्वेश्चन को हमको ऐसे ही रंग देना पड़ा, समय नहीं मिला। क्यों? उन्होंने क्या किया कि 50 क्वेश्चन करने के लिए 1.5 घंटे का समय लिया। 1.5 घंटे में वो 50 क्वेश्चन कर पाए, पूरा दिमाग लगा दिया, 50 क्वेश्चन में 1.5 घंटा निकल गया। उसके बाद जब घड़ी देख रहे हैं तो उनके पास अब आधे घंटे का समय है। उस आधे घंटे में पता चला 30-35 क्वेश्चन किसी तरीके से जल्दी जल्दी में कर पाए, और 15-20 क्वेश्चन को ऐसे ही रंग दिए। उसी तरीके से मेंस में भी है कि पता चला कि हमें 20 क्वेश्चन लिखना है, और 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन करते करते समय ख़त्म हो गया। तो इसीलिए कि आंसर राइटिंग कर कर के डेली हमें ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन को हमें 7 से 8 मिनट के बीच लिखना है, तो 7 से 8 मिनट के बीच का स्पीड हम मेंटेन करें। दूसरी बात, प्रीलिम्स में आप देखिए कि टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं, देखते हैं तो तमाम टेस्ट पेपर्स उपलब्ध हैं, उसको रखिए सामने और देखिए कि 2 घंटे में हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि अपनी तैयारी को बैलेंस करें। बैलेंस का मतलब शुरुआती की बात कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप लें, किन जो बुक्स हमने बताया है, जो हमने पढ़ाई के और माध्यम बताए हैं, उनको आप लें और उसको ठीक ढंग से पढ़ाई करें, पढ़ें, उसको आत्मसात करें, और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करें मेंस के लिए। और प्रीलिम्स के लिए क्या करें कि टेस्ट पेपर जो होता है प्रीलिम्स का, उसको सॉल्व करें कि 2 घंटे में हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या कितना कम पड़ रहा है और कितनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। इसके बगैर ये सोचिएगा कि हम कोई शॉर्टकट मेथड है, तो सिविल सेवा पास करने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। सिविल सेवा में जाने के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि एक बढ़िया प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप बढ़िया योजना नहीं बनाते हैं, गैर योजना का काम करते हैं, प्लानिंग सही नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि फिर पास होने की संभावना कम हो जाएगी। तो पास करने के लिए, सिविल सेवा पास करने के लिए आपको प्लानिंग करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, अब आप देखिए सिविल सेवा में चयन के लिए एक बेहतर योजना बनाने की ज़रूरत है। सिविल सेवा में चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए हमने कहा कि एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो कैसे प्लानिंग, कैसे? आप देखिए, आपको पता भी नहीं होगा कि पढ़ाई का तरीका क्या होता है। तो 3 तरह की प्लानिंग की जाती है। आप देखिए, हम आपको बताते हैं कि अब आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तरह की प्लानिंग की जाती है। एक तो आप बनाइए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मतलब कि हमें सिविल सेवा 2022 में देना है, 2023 में देना है। जिस साल आप अपीयर होना चाहते हैं वो दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें इस साल देना है, और जब से आप शुरू कर रहे हैं उस समय से लेकर के जिस साल आपको अपीयर होना है उसके बीच का टाइम देख लीजिए कितना समय बचता है। ये हो गया लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको ध्यान रखना है
कि प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, समझ रहे हैं। एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। सीसेट यद्यपि क्वालिफाइंग हो गया है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि उस पेपर को हल्के में हमें नहीं लेना है। बहुत से हमारे छात्र मिलते हैं, बताते हैं कि सर जीएस का पेपर तो हमने अच्छा किया था, लेकिन सीसेट का पेपर थोड़ा गड़बड़ हो गया और उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ध्यान, यद्यपि क्वालिफाइंग है, लेकिन हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। इस तरह की प्रैक्टिस सीसेट पे भी करनी है कि ताकि मिनिमम हम क्वालिफाई कर जाएं, तभी आप मेंस प्री पास कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग में प्री और मेंस दोनों की प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, कि बढ़िया से हम प्रीलिम्स की तैयारी करें, और हमने कहा कि प्री और मेंस को अलग अलग करके नहीं देखना है। मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, उन चारों को बेहतर ढंग से हमें देखना है, ठीक है, कि चारों पेपर पे क्या हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे उसकी हम पढ़ाई करेंगे, कहाँ से हमें मैटर मिलेगा, किन किन बुक्स को हमें पढ़ना है। तो ये 1 साल 1.5 साल का जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप बनाते हैं उसमें ये शामिल होगा। उसके साथ साथ आपको निबंध की भी प्रैक्टिस उसमें करनी है साथ साथ, ठीक है, निबंध की भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया कि अब आप साथ साथ हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऑप्शनल होता है, ठीक है जी, मतलब सिविल सेवा में संघ लोक सेवा, संघीय लोक सेवा की बात करें, चाहे प्रांतीय सिविल सेवा की बात करें, तो एक ऑप्शनल हो गया है अब। तो एक ऑप्शनल में अब ऑप्शनल का चयन कैसे करें, ये भी एक मुद्दा होता है बच्चों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे कि ऑप्शनल चयन करने का कुछ स्किल है, पैमाना है। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कौन सा ऑप्शनल लें, तो मैं उस पर बाद में बात करूँगा, बताऊँगा। अभी सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की जो भी आपके पास, जब 2022 में निर्धारित किया है, 2023 में निर्धारित किया कि हमें देना है, तो जितना आपके पास समय मिलता है अब आप देख लीजिए कि प्री मेंस की तैयारी कैसे इसमें हम करेंगे, कितना समय हमें मिलेगा और किस किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है। दूसरी बात है कि एक होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है, अर्थात अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने 1.5 ईयर्स का बनाया है, ठीक है, कि अगर हमें इतने वर्षों में, हमें इतने समय हमारे पास बच रहे हैं, इसके बाद हमें सिविल सेवा के एग्ज़ाम देना है, तो अब इसमें पूरा प्री और मेंस के सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे, एक खाका, एक चार्ट बना होना चाहिए। ऐसे नहीं, सब कुछ रिटेन होना चाहिए, दिमाग में कुछ भी ऐसे नहीं है कि आपने सोच लिया, ऐसा नहीं। तो एक ये होना चाहिए कि एक चार्ट होना चाहिए कि इतने दिन में हमें किन किन चीज़ों पे कितना समय देना है। अब उसी चीज़ को आप, ठीक है, मंथ वाइज बांट दीजिए। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कि अगर हमने ये बनाया है कि 4 महीने में हमें, 4 महीने में, 1 साल में हमें 4 महीने कोई चीज़ ली कि 4 महीने में हमें इन सब्जेक्ट को पूरा कर लेना है, तो उसको अब हमें देखना है कि 4 महीने में अब हर महीने में कितना पढ़ना है हमें उसमें से। तो अब लॉन्ग टर्म को, पूरे 1.5 वर्ष को आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हम 1 महीने में निकालेंगे कि 1 महीने में हमें किन किन चीज़ों को कितना पढ़ना है। हम सब प्लानिंग चार्ट पे किए हुए हैं कि इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का वहाँ तक हमें कवर करना है, इस सब्जेक्ट का हमें वहाँ तक कवर करना है। तो टॉपिक, किस टॉपिक से किस टॉपिक तक कवर करना है, ये हो गया हर महीने का चार्ट आपका। और उसके बाद दूसरा है इमीडिएट प्लानिंग, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ये होता है वीकली, हर एक सप्ताह की प्लानिंग, कि अब मंथ को हम सप्ताह में डिवाइड कर दें कि ये हम 7 दिन में हमें किन किन चीज़ों को कितना कितना पढ़ना है, और इतना पढ़ने से हम 1 मंथ में जो टारगेट बनाया है वो टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सफल व्यक्ति आप देख लीजिए, भारतवर्ष का किसी क्षेत्र का, हम सिविल सेवा की बात नहीं कर रहे हैं, किसी क्षेत्र के सफल व्यक्तियों को आप देख लीजिए तो वो बिना प्लानिंग का कोई काम नहीं किया है। तो आपको एक प्लानिंग करनी होगी। वीकली प्लानिंग इसलिए कहा कि अब महीने में आप सपोज कीजिए, इतिहास, चूँकि हम पढ़ाते में इतिहास की बात कर रहे हैं, कि आपने महीने में एक प्लानिंग किया है कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज कर लेना है, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को 1 महीने में अच्छे से पढ़ लेना, खूब अच्छे से पढ़ लेना है। तो 1 महीने में 4 वीक होता है। अब 4 वीक में एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक को बांट दें,
कि पहले वीक में हमें स्टोन एज से लेकर के वैदिक काल तक आना है, दूसरे वीक में उसके आगे बांट लें, तीसरे वीक में उसके आगे, चौथे वीक में उसके आगे बांट लें। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो और उसके लिए हमें कितना घंटा पढ़ना होगा। अगर किसी दिन किसी कारण से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तबीयत खराब हो गई, पता चला कि हम 8 घंटे 9 घंटे की प्लानिंग किए हैं, उस दिन नहीं पढ़ पाए, तो इस वीकली प्लानिंग में एक सुविधा ये होती है कि अगर एक दिन हम नहीं पढ़ पाए, पूरा दिन निकल गया, या 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ पाए, तो अगले 4-5 दिनों में उसको थोड़ा अपना आवर्स बढ़ा करके उसको हम कवर कर सकते हैं। तो इसमें एक योजना में एक सुविधा होती है कि हम उसको कवर कर सकते हैं। तो आसानी से आपने जो प्लानिंग किया है, सिलेक्शन के लिए जो प्लानिंग किया है, तो वो आपके लिए कारगर साबित होगा और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि तैयारी के समय में आप देखेंगे आप कंफर्टेबल जोन में जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और खुद पे ये होना चाहिए कि जो हमने गोल बनाया, लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हैं या नहीं हैं, यह आपको महसूस होना चाहिए। जब तक आपको स्वयं महसूस नहीं हुआ कि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब तक लक्ष्य पाना संभव नहीं है। और वो कैसे महसूस होगा, कब महसूस होगा? जब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप एक प्लानिंग बनाएंगे और उस प्लानिंग पर आगे काम करना शुरू कर देंगे। बगैर उसका कुछ संभव नहीं है। उस प्लानिंग बनाइए और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर दीजिए ताकि आपको लगे कि हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। देखिएगा धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सिविल सेवा, आप जान लो बच्चों की सिविल सेवा बहुत टफ नहीं है, कॉन्फिडेंस का खेल है। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है आप बेहतर कर लेंगे, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जानते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि रोज़ क्रिकेट का मैच होता है, आईपीएल चल रहा था, अभी कुछ समय पहले आप देख रहे थे, तो बहुत सारे उसमें खिलाड़ी को आप देखिए, क्रिकेट के खेल में आप देखते हैं अमूमन कि कॉन्फिडेंस जिसके अंदर है उसको लगता है कि हम मार लेंगे, ठीक है, तो कोई भी बॉलिंग करे, चाहे जितना भी खतरनाक बॉलर हो, उसको मार के ठीक कर देता है। तो सिविल सेवा पास करने, जिस तरीके से हमने कहा कि अन्य चीज़ों में कॉन्फिडेंस, सिविल सेवा में मुख्य रूप से हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा और अच्छी जगह पे होगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन विगत वर्षों में कहीं पर हो गया है, आगे जब वो परीक्षा देते हैं तो उनका सिलेक्शन फिर होता है और अच्छी जगह पे हो जाता है। क्यों? जबकि उनसे बात कीजिए तो उनको ये आपको वो बताएंगे कि पहले जितनी हम पढ़ाई कर रहे थे उससे कम अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे कम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि हमको समय नहीं मिलता है, ऑफिस भी जाना पड़ता है, रात में थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका चयन जो है सिलेक्शन अच्छे पोस्ट पर होता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने क्या किया कि वो कुछ अलग से नहीं किया, अपने आप के कॉन्फिडेंस को बढ़ा लिया। अब चूंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो कॉन्फिडेंस से लबालब है, उनका इतना कॉन्फिडेंस है, जैसे उनको लगता है ना खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं एक प्लेटफॉर्म तो मिल ही गया है, तो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा रहता है। इस कारण से क्या होता है कि उनका सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाता है। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कोई और नहीं बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस स्वयं बढ़ाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप बेहतर प्लानिंग कर लीजिए और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो प्लानिंग होती है ना, होनी चाहिए, वो व्यवहारिक होनी चाहिए, अव्यवहारिक नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि हमने कहा ना कि अपने गोल को अपने बनाया है, तो गोल को अचीव करने के लिए उसमें निरंतरता भी होनी चाहिए। निरंतरता, कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि हमने जो प्लानिंग किया है वह प्लानिंग ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे होगा? उसमें निरंतरता की ज़रूरत होती है। तो निरंतरता के लिए आपको देखना है कि जो प्लानिंग योजना बनाई है आपने, वो योजना व्यवहारिक होनी चाहिए, अव्यवहारिक नहीं। अव्यवहारिक योजना जब बनती है ना तो निरंतरता की कमी आ जाती है, ठीक है, कंटिन्यूटी ब्रेक होती है कि आपने कहा नहीं छोड़ो, फलाना पढ़ता था 18-16 घंटा, मैं भी 18-16 घंटा पढ़ूंगा। बहुत जोश में, उत्साह में क्या करेंगे, एक दिन 2 दिन 16 घंटा 18 घंटा पढ़ लेंगे, बस। उसके बाद धीरे धीरे जो है उसमें कमी आएगी, एक स्थिति आएगी, पता चला 4 घंटे पढ़ने में उबन होने लगी। तो आप
को ध्यान रखना है कि व्यवहारिक प्लानिंग योजना बनानी है। जैसे आप हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, हम दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हैं, हर एक आदमी की अपनी क्षमता होती है और हमेशा आउटपुट पे ध्यान रखना चाहिए। आवर्स को काउंट नहीं करना है कि हम 8-10 घंटे बैठ के पता 10 घंटा बैठे, आउटपुट कुछ नहीं निकला। तो हमें हमेशा आउटपुट पे ध्यान देना है और अपनी क्षमता के हिसाब से, जैसे लगे कि हम 8 घंटे से अधिक नहीं पढ़ सकते हैं, भाई अन्य चीज़ भी तो है, बढ़िया से सोना भी है, अन्य काम भी है, ठीक है, डेली की दिनचर्या है उसको भी पूरा करना है, ठीक है। हमेशा पढ़ाई के समय अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक लंबे समय तक आप कहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए प्लानिंग हमेशा योजना जो है व्यवहारिक होनी चाहिए। 8 घंटा, 7 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, जितना आपको लगे इतने ही हम कर सकते हैं, बस उतने ही कीजिए। लेकिन क्या अगर वो करेंगे तो क्या होगी, उसमें कंटिन्यूटी होगी, निरंतरता होगी, जो आप डेली कर सकते हैं। और अव्यवहारिक योजना बनाएंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद वो फिर से टाइम फिक्स हो जाएगा और आप जहाँ थे पता चला वहीं रह गए। तो गोल तो आपने बना लिया, लेकिन उस गोल की प्राप्ति कैसे करें उस पर आप ठीक ढंग से अमल नहीं किए। तो इन चीज़ों को, आपको जो बेसिक बात हम बताए हैं आज, उन चीज़ों को ध्यान में रखिए। इन चीज़ों को आप रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। अब देखिए, 2-3 बात मुझे 1-2 बात और आपसे करनी है। 1-2 बातों में ये बतानी है कि तैयारी करते समय, ठीक है, किन चीज़ों से हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए, ठीक है, किन चीज़ों से हमें दूरी बनानी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी समझने की बात है, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको योजना जो बनानी है व्यवहारिक बनानी है, एक बेहतर प्लानिंग करनी है। जो आपको हमने चार्ट बनाया है कि 3 प्रकार से उसको चार्ट को फॉलो करें और उस चार्ट को बना करके फिर उसको अमल करना है। और उसको अमल करते समय किन बातों पर ध्यान देना है इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो किन बातों पर अमल करना है, किन चीज़ों से दूरी बनानी है, उस पर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि आपको तैयारी करते समय नेगेटिविटी, नकारात्मकता से दूरी बनानी है। अर्थात ये है कि बहुत से लोग कहेंगे अरे IAS, UAS और PCS तुम्हारे वश में नहीं है, ये बड़े लोगों का खेल है, इसमें बड़े घर के बच्चे जाते हैं, इतना खर्च होता है, इतने इसमें पैसे की ज़रूरत होती है, तुम कहाँ से कर पाओगे, संसाधन ही नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे। तो बहुत से बच्चे होते हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान दे, जो दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है कि इसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। बहुत से लोग मिलेंगे भटकाने वाले, क्या ये सबसे कुछ नहीं होता है, ये छोड़ो, सिपाही में भर्ती हो जाओ, छोटी मोटी एग्ज़ाम को देखो, टेट फिट देख लो, टीचिंग में चले जाओ। तो ये क्या होता है कि गोल से आपको भटकाते हैं, गोल से भटकाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमको ऐसे लोगों से, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं कि जो आपके अंदर नकारात्मक भावना भर रहे हों, ठीक है ना। आप दूरी बनाएं और आप 2-3 ऐसे लोगों को चुनें जो आपके मुताबिक हों, आप जैसे तैयारी करते हों, ठीक है, और वो हमेशा पॉजिटिव रहते हों। विवेकानंद ने कहा, हमने कहा ना, यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, नकारात्मकता से बचें, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। तो ये कैसे होगा, उन्होंने विवेकानंद ने कहा कि सिर्फ ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले को हम नास्तिक नहीं कहते हैं, हम ऐसे लोगों को भी नास्तिक की श्रेणी में रखेंगे जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो पहले तो ये आपको करना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं ये कर सकता हूँ, ये भावना आपके अंदर आनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा हर एक परिस्थिति में सकारात्मक रहें, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए,
उसमें सकारात्मक रहें। निश्चित रूप से आपको लगेगा, देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात हमने कहा, पहली बात नकारात्मकता से बचें। दूसरी बात ध्यान रखना है कि अधिक किताबों को पढ़ने से बचें। इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि 10 किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर होता है कि एक किताब को 10 बार पढ़ें। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि अधिक किताबों को हम पढ़ लिए तो उससे क्या कभी कभी कन्फ्यूजन अधिक हो जाता है। आप कहते हैं किसकी बात माने क्या है। आपको 1-2 किताब लीजिए और उसको कई बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद जब कंटेंट आपके पास आ जाता है तो आप मनन कीजिए, और मनन करने के बाद स्वतः ही सोचिए कि कैसे इसका एनालिसिस होगा, और उसका धीरे धीरे क्या होगा कि आपके अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास हो जाएगा। विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास कैसे होगा, जब आप उस पर मनन करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। धीरे धीरे वो एक क्रमिक प्रक्रिया की चीज़ है कि धीरे धीरे उस वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। तो अधिक किताबों से बचें और 1-2 किताब को लेकर के कई बार पढ़ें। तीसरी बात हमने यहाँ पर ध्यान देना है कि इंटरनेट का, ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल तो करें लेकिन लत न लगाएं, उसमें 24 घंटा न रमे रहें। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एनालिटिकल पावर की कमी आ जाएगी, भाषा पे पकड़ नहीं हो पाएगी। आप हमेशा कोई चीज़ को देख कर ही सोचेंगे कि हम कर लेंगे, लेकिन जबकि सिविल सेवा में क्या होता है, देखना नहीं है, वहाँ पर लिखना होता है। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे तब जब आपके पास, हमने अभी पहले भी कहा कि अच्छे अच्छे शब्द होंगे, भाषा पे पकड़ होगी, समझने की क्षमता आपकी विकसित हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है कि इंटरनेट उतने ही प्रयोग करें जितनी की ज़रूरत हो। अधिक किताबों पर लत लगाएं और किताबों पर अधिक ध्यान दें, ताकि क्या होगा, किताब पढ़ने से जब आप पढ़ेंगे ना, पहले के लोग क्या करते थे, जब इंटरनेट नहीं था तो किताब ही तो पढ़ते थे ना, वही माध्यम था जिससे वो आगे बढ़ते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट का इस्तेमाल उतना ही करना है जितनी आपके लिए ज़रूरत है। अधिक से अधिक किताबों को ध्यान में रखना है, उसको लेकर के पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ ज़रूरी बातें थी जो हमने बताया कि आप गोल अपना बनाइए। एम बनाया है आपको कि हमें सिविल सेवा में जाना है। हम कंक्लूड कर रहे हैं अपनी बातों को कि सिविल सेवा में जाना है। तो सिविल सेवा की लक्ष्य जो बनाया है कि प्राप्ति के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, कैसे उसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, और किन चीज़ों से आपको दूरी बनानी है जो कि सिविल सेवा में जाने में एक प्रकार से रुकावट का काम करता है। तो आज हम इतनी ही बातों को समझा करके अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। जब कल के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अब अपने टॉपिक जो इतिहास हम पढ़ाएंगे आपको, वहाँ कल से अब शुरू करें, क्योंकि प्रारंभ में कुछ बेसिक बातों को बताना ज़रूरी होता है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे, हालांकि तैयारी, सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें, इतने कम समय में बताने की नहीं है, इसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए। जितना बोलेंगे उतना ही कम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बीच बीच में हम बताते चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बीच जहाँ पे ज़रूर समझेंगे हम बताएंगे। लेकिन आज कुछ बेसिक बातों को हम बताए हैं। आशा करते हैं कि ये बातों को आप जब समझेंगे ठीक ढंग से, और अगर समझ विकसित हो जाएगी इसके आधार पर, तो आप देखिएगा निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, धन्यवाद।